गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस शिक्षा सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इन दिनों हम लोग इतिहास प्रारंभ किए हैं। इतिहास का 2 लेक्चर हम ले चुके हैं दोस्तों। इतिहास के बारे में पहली ही लेक्चर में हम बताए थे कि इतिहास क्या होता है, मनुष्य के बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जो होता है, साथ ही मनुष्य के साथ उसके उस समय उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जो है उसका भी अध्ययन जो है इतिहास कहलाता है। इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये है प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास के उस काल को कहते हैं जिस काल के लिए काल के इतिहास को जानने के लिए, उस काल के प्राग ऐतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्य है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं दोस्तों जिस काल के लिए पुरातात्विक स्रोत भी हैं और साहित्यिक स्रोत भी हैं, लेकिन इस काल का जो साहित्यिक स्रोत है उसके लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, जो कि उसकी भी लिपि पढ़ा नहीं जा सका। 1925 में किसी इतिहासकार ने पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। नवपाषाण काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिस काल के पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं, और साहित्यिक साक्ष्य की जो लिपि है उसको पढ़ा भी गया है, इस कारण इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। तो इतिहास के तीर का पूरे इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। और अभी भी इतिहास की खुदाई होती रहती है, तो पूरे इतिहास को कह सकते हैं कि 3 कालखंड में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल हम पढ़ा चुके हैं पूरी तरह। प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो काल अवधि है दोस्तों वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और मध्य पाषाण काल की काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है, और नव पाषाण काल की जो काल अवधि है वह 10,000 BC यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो मध्य पाषाण काल के मानव और नव पाषाण काल के मानव की जो इतिहास जो घटित हुई है कुछ समय मिलता जुलता समय में घटित हुई है। तो दोस्तों आज जो अध्याय हम पढ़ा रहे हैं, जो अभी लेक्चर रिसेंटली चल रहा है, उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक लेक्चर हम ले लिए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का पूरा हम पढ़ा चुके हैं, दोनों ही वीडियो आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा। और आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं उसको भी पूरी तरह पढ़ा चुके हैं। जल्दी जल्दी मैं रिकैप कर देना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबे का आविष्कार हो चुका था। और जो है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी कि लगभग ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है वह 2300 ईसा पूर्व से लेकर माना गया है, यानी कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में ये घटनाएं इसकी इतिहास रही होगी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। तो आइए बढ़ते हैं। इसके 4 स्थल पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो है। पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ में, यूपी में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्त नदी के किनारे है। उत्तरी स्थल है मांदा, जो कि चेनाब नदी के तट पर है। ये जम्मू एंड कश्मीर का अखनूर जिला में
पड़ता है और सबसे दक्षिणी स्थल जो है दोस्तों उसका नाम है देमाबाद। दक्षिणी स्थल का नाम दोस्तों देमाबाद। तो देमाबाद जो है दोस्तों दक्षिणी स्थल यहां पर है दोस्तों देमाबाद। तो देमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है और ये चतुर्भुजाकार हम दिखा दिए हैं दोस्तों, पहले भी बता दिए थे। इसको इस प्रकार समझिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकृति है वह त्रिभुजाकार है। वो इस प्रकार से यहाँ पर गोलाकार मुड़ गई है, इसलिए कोण उसके 1, 2, 3 कोण नहीं बनते, इसलिए त्रिभुजाकार है। पूरब से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। तो इस प्रकार इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग, कुछ कम है लेकिन ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल कुल मिलाकर देखा जाए तो वो मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो है जो कि रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, रावी नदी के दायां तट पर है। और चन्हुदाड़ो यानी कि मोहनजोदाड़ो और चन्हुदाड़ो, मोहनजोदाड़ो और चन्हुदाड़ो, दाड़ो दाड़ो दोनों में आएगा दोस्तों। तो वो सॉरी रावी नदी हम बोल दिए, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर है। और ये जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा है जो कि सिंधु ही नदी के ही सहायक नदी है, रावी नदी, उसी के तट पर स्थित है। जबकि मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और चन्हुदाड़ो, दोनों दाड़ो दाड़ो हम बता दिए थे दोस्तों एक साथ। चन्हुदाड़ो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोहनजोदाड़ो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चन्हुदाड़ो भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि उनमें भी जो महत्वपूर्ण चीजें जो खुदाई के दौरान मिले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही दाड़ो जो है मोहनजोदाड़ो और चन्हुदाड़ो दोनों सिंधु नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर, और चन्हुदाड़ो बाएं तट पर पाई गई है। तो ये दोनों पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी याद रखिएगा दोस्तों, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल हैं भारत में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल मोहनजोदाड़ो है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी वही है दोस्तों, यहां देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल दोस्तों में जो रास्ते होते थे एक दूसरे के एकदम समकोण काटते थे, यानी कि लंबवत काटते थे। और घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर पतली सड़क की ओर खुलती थी। केवल लोथल ऐसा जगह था जहां की जो घरों में जो खिड़कियां और दरवाजे जो होते थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। बाकी सभी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने शहर मिले हैं उनमें से सभी शहरों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां पीछे की ओर, मुख्य सड़क के पीछे की ओर खुलती थी। मुख्य सड़क की और केवल लोथल की खुलती थी, बाकी किसी का मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलती। धोलावीरा का भी एक महत्वपूर्ण महत्व है दोस्तों कि यहाँ का जो नाली का जो प्रबंध मिला था, धोलावीरा भी एक नगर ही था। यहाँ की नाली की अद्भुत व्यवस्था देखने को मिली थी, जो लकड़ी की बनी नालियां थी। इस प्रकार धोलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के 3 खंडों में विभाजित शहर था। बाकी सभी शहर 2 खंडों में विभाजित था, ऊपरी शहर और निचली शहर। निचली शहर में संभवतः गरीब लोग रहते थे और ऊपरी शहर में संभवतः अमीर लोग रहते थे। ऊपरी शहर को दुर्ग कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी शहर को दुर्ग कहा जाता था। अन्य स्थल भी रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में भी जान लेंगे। पंजाब में मात्र रोपड़ और संगोल के बारे में पढ़ना है। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी और भावनगर याद करने के लिए हम बता दिए थे। तो दोस्तों तीन ही मात्र पढ़ना है इसमें। भगवान का नाम लेकर राखी बनवाली, तो तीनों आपका याद हो जाएगा। भगवानपुर, राखीगढ़ी और बनावली तीनों हरियाणा में। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, संघोली और बड़गांव है। महाराष्ट्र में देमाबाद है दोस्तों, जो कि प्रवरा नदी के किनारे है और ये सबसे दक्षिणी स्थल भी है। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, सुरकोट, कोटडा, रंगपुर, भगवानपुर, रोजदी, ये सब जो है स्थल है।
अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल के बारे में पढ़ना है, सुतुगोई और मुंडीकाग, दोनों अलग अलग है दोस्तों। सुतुगाई मुंडीकाग एक नहीं पढ़िएगा, यहाँ कॉमा होना चाहिए था, हमसे भूल हुई है, क्षमा कीजिएगा। सुतुगाई और मुंडीकाग अफगानिस्तान के 2 स्थल हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा के बारे में पढ़नी है, जो रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, चनुदाड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो दाहिने तट पर है सिंधु नदी के, और चनुदाड़ो दाहिने तट पर है। डाबरकोट बालाकोट ये बलूचिस्तान में पड़ता है दोस्तों। तो ये था रखाल दास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता जो थे द्रविड़ जाति के लोग थे। शहर 2 भागों में विभाजित था, पूर्वी नगर गरीब लोग रहते थे और पश्चिमी नगर में अमीर लोग रहते थे। शौचालय की व्यवस्था से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे, हम बता दिए थे दोस्तों। शौचालय की व्यवस्था जो आधुनिक समाज में अभी देखा जाता है, यहाँ तक कि हम लोग भी देखे थे, जब बचपन में थे तो हम लोग भी खुले में शौच करने जाना पड़ता था, क्योंकि घर में शौचालय की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो अभी तो घर घर शौचालय हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में भी कई गांव ऐसे हैं जहां के कुछ लोग खुले में शौच करने जाते हैं, लेकिन वो इतनी पुरानी सभ्यता है, भारत की सबसे पहली सभ्यता है, और ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इसके बाद में आने वाली सभ्यता जो हम लोग वैदिक सभ्यता जो पढ़ते हैं वो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये नगर यानी कि शहरी सभ्यता थी, ये सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ नगर यहाँ पर 7 या 8 नगर जो है वो उनको शहरों में की संज्ञा दी गई है, बाकी सब ग्रामीण और शहर का मिलता जुलता था, और कुछ ग्रामीण सभ्यता भी थी, लेकिन ये नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है, क्योंकि इसके बड़े बड़े जितने भी स्थल है सभी नगरीय सभ्यता थी। 4 दीवारी जो है कच्ची ईंटों के, जबकि ऊंचे भवन पक्के ईंटों के। ये सब पूरा जो है लेक्चर 1 में दोस्तों पूरा अच्छे से हम पढ़ा दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नी में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी नगर को दुर्ग कहते हैं, जहां अमीर लोग रहते थे दोस्तों, उसी को दुर्ग कहा गया है। मनोरंजन के साथ पासे खेलना, नृत्य, शिकार, पशुओं को लड़ाना। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही सभ्यता की जुड़वा राजधानी का वर्ण व्यवस्था का प्रमाण यहाँ पर, यानी कि जाति जो व्यवस्था आज का वर्तमान स्वरूप में जो देखने को मिलता है दोस्तों, वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी, नहीं के बराबर थी। हंटर के अनुसार यह सब सभ्यता राजतंत्रात्मक न होकर जन की राजा के द्वारा संचालित नहीं होता है, ये जनता के द्वारा संचालित होता था। समाज की सबसे छोटी इकाई है वो दोस्तों यहाँ पर छूट गया है, परिवार थी, जिसको कुल कहा जाता था। आभूषण का प्रयोग सभी करते थे, माने कि महिला पुरुष दोनों। कुबड़ वाला सांड प्रिय पशु था। इस सभ्यता में नहीं मिलने वाले फसल गन्ना और रागी, ये दोनों याद रख, गन्ना और रागी इस सभ्यता में नहीं मिलने वाले फल। कुछ एक जो है जहां रागी मिले हैं, इस सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, कपास से तो बहुत अच्छी तरह परिचित थे, और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन भी होता था, बल्कि व्यापार भी यहाँ बड़े जोर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे दूसरे सभ्यता के लोगों से। और कपास का बड़े पैमाने पर यहाँ से निर्यात होता था, यानी कि एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। सभ्यता के पतन के कारण मेके एवं मजुमदार ने जो है, मेके एवं मार्शल ने बाढ़ को बताया है, चाइल्ड व्हीलर ने विदेशी आक्रमण को, फेयर सर्विस ने परिस्थिति के संतुलन को बताया है। ये सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये लौकिक सभ्यता थी, यानी कि जिसमें हम देखते हैं उसी में विश्वास करते हैं, तो उसी को लौकिक सभ्यता कहते हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के 3 खंडों में विभाजित शहर था, बाकी सभी 2 भागों में विभाजित, करों में नहीं हुआ दोस्तों, भागों में विभाजित शहर था, वो गलत है, भागों वहां पड़िएगा। यूनेस्को ने 2021 में धौलावीरा को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को का काम है, जो ऐसे स्थल होते हैं किसी भी देश में, उसको वो विश्व विरासत की सूची में शामिल कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के बारे में 3250 बीसी से 2750 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल सर जॉन मार्शल ने माना है। कार्बन 14 पत्ती के आधार पर 2300 से 1750 ईस्वी तक माना गया है। और ये कार्बन 14 पत्ती जो है दोस्तों, किसी भी पदार्थ जो है जो कभी जीवित अवस्था में रहे हैं उसमें कार्बन मौजूद होता है, उसी के आधार पर ये बड़ा सटीक आकलन करता है। तो ये संभवतः एकदम सटीक है, जिसका डीपी अग्रवाल ने समर्थन किया। सभी इतिहासकारों ने मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल जो है 2500 बीसी से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना है। और एनसीईआरटी का भी यही मानना है, लगभग 1800 ईसा पूर्व तक वो मानते हैं एनसीईआरटी। हड़प्पा के सभी भौगोलिक शहर जो है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो है के बारे में है, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। सभी स्थलों के बारे में ये पढ़ा दिए थे दोस्तों। मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था, निर्यात होता था सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी। आयात में चांदी,
ईरान अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी से और खतरी इनके राजस्थान में स्थित अभी भी खेतड़ी एक जगह है जहां से तांबा का उत्पादन अभी भी होता है। लाजवर्द मेसोपोटामिया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाजवर्द मेसोपोटामिया से आयात की जाती थी और निर्यात में ये सब सूती वस्त्र, हाथीदांत और इमारती लकड़ी। मोहनजोदाड़ो जो है सब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल शहर था, सबसे बड़ी शहर जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदाड़ो ही है। और यहाँ पर जो है सब जो मिलने वाले स्थल है, एक विशाल स्नानागार मिले हैं जो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर लंबा और 2.43 मीटर चौड़ा गहरा है। इसमें सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई है, चित्र में हम दिखा देते हैं। ये है दोस्तों, देखिए यही स्नानागार, उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियां उतरने के लिए। यार ये संभवतः धार्मिक स्थलों पर यहाँ पर स्नान किया जाता था, स्नान करने के बाद पूजा किया जाता है, क्योंकि आसपास में अग्निकुंड भी मिले हैं जहाँ यज्ञ करने प्रिय देवता जो है यहाँ के लोगों को के लिए पशुपति बोला गया है। जो आज के जो हम लोग शिव जी जो के रूप में उसको पहचान करते हैं, आज के शिव जी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपति के रूप में जो पहचान किया गया है वो शिव जी ही है। और कुब्बड़ वाला सांड जो कि नंदी के रूप में हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए सबसे प्रिय पशु कुब्बड़ वाला सांड था। ये है दोस्तों, और भी क्लियर, ये यहाँ तक हम पढ़ाए थे दोस्तों, यहाँ तक ये कंप्लीट। ये एक सिंगी वाले पशु, एक सिंगी पशु जो कि मोहनजोदाड़ो से मिले हैं, एक मोहर पर, ये मोहर पर मिला है तो जो कि तांबा का है। और इसके एक सिंह है। वर्तमान में इस प्रकार के पशु कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं, तो वर्तमान में इतिहासकार सभी यही अनुमान लगाते हैं कि ये कल्पना है केवल, उस समय भी नहीं रही होगी, लेकिन ये एक मोहर पर मिले हैं, तो कल्पना भी हो सकता है। सबसे पहले कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। यहां तक हम पढ़ा चुके थे, तो यहां से शुरू होगा। सबसे पहले दोस्तों कपास उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन में सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, इसलिए यूनान लोग इसे हिंडस कहते थे। यूनान लोग इसे कपास को दोस्तों हिंडस कहते थे। ये वही है दोस्तों। चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। गन्ना का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गन्ना का दोस्तों कहीं से भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लोथल और सौराष्ट्र से बाजरे की खेती तथा रोजदी से रागी, याद रखिए, रोजदी गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। यहीं से रागी मिले बहुत ही कम पैमाने पर। पहले तो हम लोग पढ़ते थे गन्ना और रागी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलने वाले फसल है, लेकिन रागी रोजदी से मिले हैं जो कि गुजरात में स्थित स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रयोग से परिचित थे। कालीबंगा में हल के जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में स्थित चोलिस्तान और हरियाणा में बनावली मिट्टी का हल, मतलब मिट्टी का हल, खिलौने के समान मिट्टी का हल मिला है जो आग से पका हुआ है। आग से पकी हुई चीजों को उसमें टेराकोटा कहा जाता था। यह है प्रमुख आयातित कच्चा माल दोस्तों। ये धार्मिक चिन्ह जो है जो उस समय जो उसमें उपयोग किया जाता था, ताबीज, भूत प्रेत से बचने के लिए बैल शिव का वाहक, बैल को शिव का वाहक यानी कि नंदी के रूप में बोला गया है। स्वास्तिक चिन्ह, सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव, योगी शिव, योगीश्वर, बकरा बलि हेतु, बलि मतलब काटने हेतु, जिसको काटते हैं हम लोग अभी, बकरा को बलि हेतु, श्रृंग शिव का रूप, नाग पूजा हेतु होता था, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक था। भैंसा जो है दोस्तों, जो कि यमराज भी रखते हैं, यमराज एक देवता के रूप में ही जाने गए हैं और एकमात्र तरह से देवता हैं यमराज जो मूछ वाले थे। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कहीं पूछ दे कि मूछ वाले देवता कौन थे, तो वो यमराज थे। देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक, देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक भैंसा था। युगल सावधान, पति के साथ पत्नी का सती होने का, मतलब उस समय भी कुछ सती प्रथा का प्रमाण यहाँ पर साबित हो जाता है कि युगल सावधान का यहाँ पर प्रावधान था। अंतिम संस्कार के तीन प्रकार से यहाँ होते थे। दाह संस्कार, यहाँ शव को पूर्ण रूपेण जलाने के बाद भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता है। सर्वप्रथम यह प्रथा थी पूर्ण समाधिकरण। इसमें संपूर्ण हिंदू विधि से ये मिलता है दोस्तों। दाह संस्कार हिंदू विधि जला दिया जाता है और कुछ अवशेष जो है उसको
मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता है। तो हिंदू से पूर्णता तो नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो अंतिम संस्कार, ये जो अवशेष जो मिलता है उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर लास्ट में हम लोग गंगा में पोहाते हैं, ये हिंदू से है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि दाह संस्कार में क्या होता था, भस्मावशेष को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाए। पूर्ण समाधिकरण, इसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाए। आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों को खाने के बाद बचे भाग को भूमि में दफना दिया। ये पारसी विधि से मिलता जुलता है। पतन के कारण जो है दोस्तों, गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने क्या है, सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण से नष्ट हुई। एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभवतः आर्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की सभ्यता है। आर्य यानी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही माने गए हैं। और ये लोग लड़ाकू भी थे। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया और यहाँ पर वैदिक सभ्यता की स्थापना की। सब सिंधु प्रदेश का जिक्र किया गया है, इनके 7 नदियों का जिक्र किया गया है। वहीं पर ये सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता, बाद में आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना किया। तो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके इन्होंने अपनी सभ्यता का यहाँ पर गठन किया था। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के लिए भूकंप को उत्तरदायी माना है। प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता बाढ़ के कारण नष्ट हुई। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने बाढ़ के कारण, फेयर सर्विस ने पारिस्थितिकीय असंतुलन को माना है। ये पहले भी बता दिए थे। ऑरेल स्टाइन ने ईंटों के पखाने तथा घरों के निर्माण के लिए व्यापक वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन होने से यह सभ्यता, ये उतना इंपॉर्टेंट। मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। लॉम्ब्रिक, सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण, लॉम्ब्रिक ने माना है सिंधु तथा अन्य नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। M.R. साहनी, यह सभ्यता भारी जल प्लावन के कारण नष्ट हुई। राइट्स व डेल्स, D.D. कोसाम्बी, मोहनजोदाड़ो के लोगों को आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। इन्होंने माना है राइट्स व डेल्स, D.D. कोसाम्बी ने मोहनजोदाड़ो के लोगों को आग लगाकर मार दी गई थी, इन्होंने माना है। ये है दोस्तों सिंधु नदी। यहाँ मोहनजोदाड़ो देखिए इधर सिंधु नदी के दाएं तट पर है और बाईं तट पर चनुदाड़ो है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं और कल से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो दोस्त हमें फोन करना चाहते हैं, हमारा फोन नंबर है 7004960735। फोन कीजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देने के बाद संबंधित वीडियो का फ्री पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वही पीडीएफ आपको मिल भी जाएगा, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में नोट्स बनाने के लिए अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप पढ़ाई में समय की बचत होगी, जिसका आप सदुपयोग करके अपने पढ़ाई के स्तर को और अच्छे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा जो फ्री इनोवेटिव है आस्था जीएस रिसर्च सेंटर का फ्री इनोवेटिव, जिसमें गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़कर अपने जीएस का लेवल को उस लेवल तक ले जा सकते हैं जहां से आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब क्लास समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।